हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम क्या चालू कर चुके थे? मूल अधिकार, जो किस भाग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किए? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। ये क्या होते हैं? न्यायोचित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। किसके तहत? रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट हमारे पास में आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है। इसके बाद में हमने अगली जो चीज़ पढ़ी थी वो प्रगति 6 प्रकार के अधिकार जो कि मूल अधिकार में होते हैं। सबसे पहले समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक हमें देखने को मिलता है। तीसरा हमारे पास में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें आर्टिकल 25 से 28 तक देखने को मिलता है। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 तक हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल के अंदर करता है? आर्टिकल 32 के अंदर करता है। ये देखो आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में लास्ट आता है संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31C के अंदर था। फिर इसके बाद इसे किस अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किस आर्टिकल में जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300A के अंदर इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो यही देखो किस आर्टिकल में समता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर आता है हमारे पास में। ठीक है। इसके बाद में हम कल आर्टिकल 18 कंप्लीट कर चुके थे। आर्टिकल 18 से पहले एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 जो हमने पढ़ा था वो क्या है। तो सर आप बोलोगे आर्टिकल 14 हमने पढ़ा है विधि के समक्ष समता। क्या पढ़ा है? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता पढ़ी है हमने। आर्टिकल 14 हमने विधि के समक्ष समता पढ़ी है। फिर आप बोलोगे सर आर्टिकल 15 क्या पढ़ा है? तो देखो आर्टिकल 15 हमने क्या पढ़ा है? धर्म जाति भेदभाव आदि का निषेध। ठीक है। धर्म जाति भेदभाव आदि का निषेध हमने पढ़ा है। ठीक है। भेदभाव आदि का निषेध हमने पढ़ा है। धर्म जाति भेदभाव आदि का निषेध हमने पढ़ लिया है। ठीक है। इसके बाद हमने अगली जो आर्टिकल पढ़ा था वो था हमारे पास में आर्टिकल 16। ठीक है। क्या है हमारे पास में अगला? आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 जो हमारे पास में वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। सभी व्यक्तियों को क्या है? रोजगार पाने का अधिकार है। वो आर्टिकल 16 के अंदर हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात बोली गई है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये बात इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद हमारे पास अगला आर्टिकल था आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? अगला आर्टिकल 17 है हमारे पास में। तो आर्टिकल जो 17 है, तो आर्टिकल 17 के अंदर बात बोली गई है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। किसका अंत? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। इसके ऊपर एक मूवी बनी है आर्टिकल 17, देखिएगा आप कभी, उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास में अगला आर्टिकल था आर्टिकल 18 जो हमने कल पढ़ा था एंड ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। जो हमारे पास कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ के छोड़ा था वो यहाँ तक ही पढ़ा था हमने। आर्टिकल 18 क्या था हमारे पास में? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम जो आज आर्टिकल हमारा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार हम चालू करेंगे। कल हमने विधि के समक्ष समता का अधिकार पढ़ तक छोड़ दिया था। आज जो हम हमारे पास चालू करने वाले वो है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार। अब पहले एक बार अपन आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक चारों आर्टिकल एक साथ लिख लेते हैं कि इसके अंदर स्वतंत्रता के अधिकार में। उसके बाद एक एक को करके अपन बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में जो अगले आर्टिकल्स हम चालू करने वाले हैं, सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर डीप से पढ़ेंगे, पर पहले आप ऊपर मोटा मोटा लिख लो क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल 19 है अपने पास प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 19 की बात बोली गई है इसके अंदर हमारे पास में। आर्टिकल 19। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण। दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण।
दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर बोला है। दो सिद्धि के अपराध में क्या है हमारे पास में, संरक्षण है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास में आता है आर्टिकल 21, ठीक है। क्या आता है, आर्टिकल 21 हमारे पास में देखने को आता है। तो आर्टिकल 20 अंदर क्या बोला है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 20 के अंदर ये बात बोली गई है हमारे पास, जीवन जीने का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 21 में हमने एक आर्टिकल और ऐड करा था, आर्टिकल 21A की बात हम करेंगे। तो आर्टिकल 21A होता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा है हमने, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन कौन से आर्टिकल में ऐड हुआ था, एक तो आर्टिकल 21 ऐड हुआ था और एक आर्टिकल 45 के अंदर हमने ऐड करा था, जो DPSP जब हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व राज्य के, उसके अंदर ऐड किया हमने, ठीक है। आर्टिकल 21 है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद में किस अमेंडमेंट के द्वारा हमने जोड़ा है, तो हमने जोड़ा है 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा है हमने। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। तो साथ में अमेंडमेंट्स भी याद रखने अपने को। अभी हमने इसके पहले जब एक शॉर्ट्स वीडियो आई हुई है आपके पास में, उसमें हमने देखा था सिंधी को हमने 15th भाषा के रूप में जोड़ा था। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 21th अमेंडमेंट 1967 के द्वारा। उसके बाद हमने जोड़ा था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। किस अमेंडमेंट के द्वारा, 71th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। फिर हमने 21 और 71 को ऐड करा तो हमारे पास आया था 92। पहले में हमने एक जोड़ी, दूसरे संविधान संशोधन से हमने 3 जोड़ी, तो 92 से हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी। सबको क्या बनना है, DM यानी संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। वो शॉर्ट्स वीडियो आप देखना क्रॉन्च एकेडमी की साइट पे जाके यूट्यूब पे, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमने क्या जोड़ा है, आर्टिकल 21A जोड़ा है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आज हम पढ़ रहे प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 19, तो हमने पहले आर्टिकल 22 तक कंप्लीट लिख लिया हमने, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी आर्टिकल को हम चालू कर रहे हैं अभी, ये देखो, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो हमारे पास में है, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, 6 प्रकार के। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन की बात इसके अंदर करता है कि आप स्वतंत्र है अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए। किस आर्टिकल के अंदर बोला गया, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर ये बात बोली गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर ये बात बोली गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। बिल्कुल शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, मतलब अपन जो कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन, तो उसके अंदर क्या होता है, उस सम्मेलन इकट्ठा होता है, यानी भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की, तो बिल्कुल शांतिपूर्वक करने का अधिकार है। किस आर्टिकल के अंदर ये गया है, आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर ये बात बोली गई है। इसके बाद हमारे पास में होती है संगम संघ सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार। अब सहकारी समिति, अब आपको याद हो अपन ने पढ़ा था पार्ट 9B, क्या पढ़ा है, पार्ट 9B क्या है, उसके अंदर सहकारी समिति का उल्लेख देखने को मिलता है। किस अमेंडमेंट के द्वारा हमने जोड़ा था, 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा हमने जोड़ा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं अपन इसको भी कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सहकारी समिति, सहकारी समितियां किस आर्टिकल में, ये भी आप ध्यान रखना। आप ही बताओगे मुझे किस आर्टिकल के अंदर हमने ऐड करी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल हमारे पास में 243 के बाद की जो बात है हमारे पास में, उसके अंदर देखने को मिलता है। एक हमने आर्टिकल 19 किसके अंदर हमें देख लिया, ठीक है, 19 क्लोज 1 क्लोज C के अंदर सहकारी समिति का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा, तो आप बोलोगे सर 97th अमेंडमेंट 2011 के इसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। कौन से पार्ट के अंदर मिलता है, ये हमें पार्ट 9B के अंदर इसको देखने को मिलता है। तो एक पूरा पार्ट भी इसके अंदर जुड़ गया था हमारे पास में, पार्ट 9B ऐड हो गया था हमारे पास में। तो ये क्या है, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात बोली गई है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात इसके अंदर बोली गई है हमारे पास में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ये यहाँ तक का इसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास में। तो ये क्या है, एक सहकारी समिति। तो सहकारी समिति के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों ने जान ली। इसके बाद हमारे पास में आता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। ये कौन सा है, ये तो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C, यानी आर्टिकल 3 की बात, 19(3) की बात बोली है। और ये हमारे पास में आर्टिकल 19 क्लोज 4, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास में अगली चीज़ आती है
वो है हमारे पास में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास, घूमने और बस जाने का अधिकार। आप जब भी किसी ट्रिप पे अन्य स्टेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या है, आप बढ़िया घूम फिर के रिलैक्स करके आते हो, तो ये क्या है, आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर जो अधिकार प्रदान किया गया है, किसी भी भाग के अंदर निवास करने का अधिकार या घूमने का अधिकार, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आता है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आप देखते हो कोई भी राशन की दुकान है, किराने की दुकान, या फिर आपके पास में कोई भी कपड़ों की या क्लोथ्स की शॉप होगी, या फिर बड़े बड़े शोरूम आप जो देखते हो, वो किस आर्टिकल के अंदर उनको ये अधिकार प्रदान किया गया कि वो खुद का व्यापार या वृत्ति कारोबार करने का उनको अधिकार है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर ये बात बोली गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर ये बात बोली गई है। इसके बाद में हमारे पास अगला जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम, 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 19 में क्या था, 7 तक था, ये अभी अपन ने पहले ऊपर भी लिख लिया, संपत्ति का अधिकार भी इसके अंदर एड था। ठीक है, ये देखो संपत्ति का अधिकार एड था, पर इसको 31C में से हटा दिया और 19 में से भी इसको हटा दिया, तो इसको 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कहाँ पे जोड़ दिया, आर्टिकल 300A के अंदर जोड़ दिया। और कौन से भाग में, तो ये भाग 12 के अंदर आता है, भाग 12 के अंदर ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है, भाग 12 के अंदर, भाग 12 क्या है, वित्त संपदा है, तो वित्त के अंदर ही क्या है, इसको लीगल अधिकार बना दिया था, विधि का अधिकार बना दिया था इसको। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर बोली गई है। क्या बोला है कि 7 अधिकार थे, पर संपत्ति के अधिकार को सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको हटा दिया था। फिर इसके बाद में इन 6 अधिकारों की रक्षा क्या है, सिर्फ राज्य के विरुद्ध मामलों के अंदर की बात बोली गई है, ना कि निजी मामलों में। अगर राज्य के विरुद्ध कोई मामला होता है तो इन अधिकारों के रक्षा की बात बोली गई है। और क्या है, ये नागरिक और कंपनियों के शेयरधारकों के लिए है। ठीक है, क्या ये कंपनी और परिषद के लिए नहीं बनाई गई है, ये जो नागरिक रहते हैं उनके शेयर धारकों के लिए बनाई गई है। इसके बाद में बोला गया कि इन 6 अधिकारों पर आर्टिकल 19 के अंदर जो उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, इन आर्टिकल जो 19 है इसके अंदर 6 पार्ट हमने पढ़े, तो उन पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो आप मुझे पहले आर्टिकल 19 बताएंगे, तो आप बोलोगे सर हमने आर्टिकल 19 पढ़ा है, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात पढ़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप मुझसे सेकंड बोलोगे, तो सर हमने सेकंड पढ़ा है शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। फिर आप मुझे बोलोगे सर हमने आर्टिकल 19(3) पढ़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने सहकारी समितियों की बात करी है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का आपको क्या है, अधिकार है। फिर आप बोलोगे सर आर्टिकल 19(4) क्या है, तो आर्टिकल 19(4) है अबाध संचरण का अधिकार। फिर आर्टिकल 19(5) क्या बोला है कि किसी भी भाग में निवास करने का, घूमने का आपको अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 19(6) क्या बोला है कि कारोबार या वृत्ति करने का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर 6 आर्टिकल्स थे टोटल हमने जो इसके अंदर देखे। ठीक है, फिर अब हम क्या करा, हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को हमने इस अधिकार में से हटाकर आर्टिकल 300A के अंदर जोड़ दिया, जो भाग 12 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अब एक एक आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात बोली गई है, तो आता है हमारे पास में 19(1)A के अंदर जो बात बोली गई है। तो क्या है कि प्रत्येक नागरिक को दर्शन, मत देने का, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। मत देने का अधिकार भी हमारे पास में विश्वास एवं अभियोग की चलने का भी अधिकार है। ठीक है, इन सब की क्या है, स्वतंत्रता देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वतंत्रता के अंदर किन किन को सम्मिलित किया है कि भाई स्वतंत्रता तो है, पर किन किन वस्तुओं की या किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता है कि भारत के जो नागरिक है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या बातें बोली गई है। तो सबसे पहली बात क्या बोली गई है, अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। आप जानते हो लेख प्रसार करना क्या होता है, प्रचार करना। तो आप जब भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि इस लेखक का ये आर्टिकल आया है, तो ये आर्टिकल की जो स्वतंत्रता है हमें किसके अंदर प्राप्त है, आर्टिकल 19(1)A के अंदर प्राप्त है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस एवं फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे हो, प्रेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात करो, चाहे आप प्रेस यानी अखबार, न्यूज़पेपर की बात करो, वो क्या इसके अंदर सेकंड के अंदर बात आती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी आती है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, एडवर्टाइजमेंट की जो बात आप देखते हो, आप एड देखते हो यूट्यूब के अंदर, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ पे या आप अखबार के अंदर देखोगे तो उस पर भी आपको अलग अलग तरह के एड देखने को मिलते हैं, यानी विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो ये भी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 19(1)A के अंदर आता है। इसके बाद फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, आप किसी फ़ोन पे किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो क्या होता है, आपका फ़ोन टेप कर लिया जाता है, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा आपके फ़ोन की जो बातें आप कर रहे हो वो सुनी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। तो उसके विरुद्ध अगर वो अधिकार आपका है तो आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट जारी कर सकती है कि फ़ोन टेपिंग का विरुद्ध अधिकार है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं होगा। आप जानते हो आजकल इतने सारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, तो गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़ चैनल को प्रतिबंध भी नहीं कर सकती है या फिर उस पर एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि हर प्रेस की बात हमने, प्रेस की स्वतंत्रता की बात हमने बोली, तो हर एक व्यक्ति को हर एक वो सूचना प्रदान करने का अधिकार दिया गया है कि क्या जनता को क्या सूचना प्रदान की जाए कि आजकल देश में क्या चल रहा है, लोकतंत्र के अंदर की जो बात चल रही है, संसद के अंदर क्या बेसबाजी हुई, उन सब का अधिकार किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, 91A के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ भी क्या अधिकार उनको प्रदान किए गए कि कोई बंद है, मतलब किसी प्रकार से कुछ चीज़ को बंद कर रखा है, किसी अन्य कारण से विवश होकर आज उस चीज़ को स्थगित किया गया है, तो उनके खिलाफ भी क्या है, अधिकार दिया गया है, बंद। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास 91 है, हमने पढ़ लिया। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है। ठीक है, गवर्नमेंट आजकल क्या कार्य कर रही है, किस प्रकार हमारे देश की रक्षा का संचालन किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे देश की वित्तीय गतिविधियां चलाई जा रही है, तो उन सब की गतिविधियों का भी हमें क्या है, जानकारी करने का अधिकार हमारे पास में दिया हुआ है। इसके बाद है शांति का अधिकार। शांति यानी पीस की बात हो रही है, ये नहीं है कि यहाँ पर अगर किसी जगह पर दंगा फसाद हो रहा है तो उसके अंदर हमें सम्मिलित होना चाहिए, बल्कि उस जगह पर शांतिपूर्वक स्थापित करने का अधिकार भी क्या है, आर्टिकल 91A के अंदर हमारे पास में आता है। इसके बाद किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। किसी अखबार पर आपने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, विद्रोह यानी विरुद्ध अधिकार उसके खिलाफ आपको दिया हुआ है। इसके बाद आता है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप शांतिपूर्वक बैठ के धरना दे सकते हो किसी के बाहर भी, पर आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, विरोध करने का अधिकार आपको दिया गया, परंतु शांतिपूर्वक, उसके अंदर जान हानि का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात किसमें बोली गई है, 91A के अंदर हमारे पास में बोली गई है। इसके बाद सेकंड आता है 91B हमारे पास में, तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसके अंदर ये बात बोली गई कि नागरिकों को बिना हथियार के अर्थात शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, सार्वजनिक बैठक क्या होती है, कोई भी नेता आया तो उसके अंदर जितने भी लोग भीड़ भाड़ जाती है, तो उसके अंदर ये नहीं है कि आप हथियारों के साथ उस सम्मेलन को कंप्लीट कर रहे हैं। बिना हथियार के शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, हड़ताल का अधिकार इसके अंदर शामिल नहीं होगा हमारे पास में। इसके बाद में हमारे पास अगली जो चीज़ बोली गई है वो है हमारे पास में भारत की एकता और अखंडता पर प्रतिबंध, मतलब इन जो सम्मेलन है इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब निम्न चीज़ों को खतरा हो। तो वो कौन कौन सी वस्तु है, तो सबसे पहले वस्तु अर्थात जो विचार है कि इनसे भारत की एकता और अखंडता को भी क्या ना हो, खतरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में सार्वजनिक आदेश। ठीक है, सार्वजनिक आदेश क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा, आपराधिक IPC। ठीक है, इसकी धारा कौन सी है, 144। वो कब आई थी, 1973 में। तो उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी भी व्यवधान के विरुद्ध खतरे के तहत रोक सकता है। ठीक है, इसे रोकने का अधिकार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बैठक संगठित बैठक हो रही है यानी संगठन की बैठक हो रही है, तो उससे अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को लग सकता है कि इससे कोई व्यवधान देश के अंदर उत्पन्न होगा, अर्थात दंगों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी सार्वजनिक जीवन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है, तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, ये बात भी इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद में हमारे पास में आती है भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने कोई संगठन बनाया पर उसके अंदर कितने व्यक्ति है, 5, परंतु 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने पर वो संगठन का खतरा कब हो सकता है, जब निम्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, कानून के द्वारा कोई प्रक्रिया का पालन ना किए जाने पर संगठन के द्वारा क्या हो सकती है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ठीक है, पहली बात ये बोली गई है। इसके बाद कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा, आपने कोई संगठन बनाया और किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है, तो वो स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए क्या हो, दबाव हो, आपने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती हायर कर रखा है कि आपको गैर कानूनी कार्य करना है, तो उसके विरुद्ध भी क्या हो सकती है, ये कार्रवाई की जा सकती है गैर कानूनी। और सरकार या उसके कर्मचारी या उनके विधि शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना, मतलब कोई भी बड़ा नेता या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति, ठीक है, जो क्या है धन संपदा से परिपूर्ण है, तो वो सरकारी कर्मचारी पर दबाव डालकर अपना काम निकलवाने के लिए जब उस पर दबाव डालता है यानी विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो क्या उसके तहत गैर कानूनी संगठन को घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आते हैं 91C सहकारी संगम बनाने का अधिकार। तो हमने ये अभी देखा था किस आर्टिकल के द्वारा हमने जोड़ा था ये,
ठीक है, 97th अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको जोड़ा। अभी अलग लिखा था हमने 2011 पार्ट 9B के अंदर, पार्ट 9B के अंदर की बात बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सभा संघ और सहकारी गठित करने का अधिकार है। पहला क्या है, राजनीतिक दल कोई भी पार्टी बना सकती है। अभी बनाई थी राजस्थान में नई पार्टी बनी BAP, भारतीय आदिवासी पार्टी की बात बोली गई है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में कोई भी कंपनी, साझा फर्म यानी दो पार्टनर्स मिलकर इसको चलाते हैं, समिति यानी सोसाइटीज़, क्लब जो आपके पास में बनते हैं, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस की बात बोली गई है, और व्यापारी संगठन जो बनता है या अन्य लोगों की खुद की इकाई बनाना, ठीक है। तो इन सब का अधिकार किसके अंदर दिया गया है, आपको आर्टिकल 19(1)C के अंदर की बात बोली गई है। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है कि यह सिर्फ न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। आप उसको रेगुलर बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद इसके अतिरिक्त क्या किया गया है कि इसमें नकारात्मक अधिकार को भी शामिल कर सकता है। तो राज्य क्या है, इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब वो कब लगा सकता है, जब भारत की एकता और संप्रभुता को क्या हो, खतरा हो हमारे पास में, सार्वजनिक आदेश की क्या हो, उल्लंघना हो, और तीसरी नैतिकता की बात बोली गई है। इसके बाद हमारे पास में आती है आर्टिकल 19(1)D की बात, यानी अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब ये व्यक्ति प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में क्या है, संचरण का अधिकार प्रदान करती है। यह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। अर्थात एक स्थान से संचरण अर्थात ट्रांसफर की बात बोली गई है। अगर आप अभी राजस्थान देश में निवास कर रहे हैं, तो राजस्थान राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं तो आप क्या मध्य प्रदेश के अंदर भी जाकर निवास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यह अधिकार इस बात पर भी बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए क्या है, एक है। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सोच को प्रबलता देना, ना कि संकीर्णता को, ठीक है, राष्ट्रीय सोच को प्रबलता देना है। इसके बाद इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण है कि आर्टिकल 19(1)D पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके दो निम्न कारण का उल्लेख हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले आम लोगों का हित, ठीक है, जो जनता है भारत की आम जनता, उसके लोगों के हित के बारे में सोचकर। फिर दूसरी है किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित यानी ST की सुरक्षा की बात इसके अंदर बोली गई है। फिर जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है, बाहरी लोगों के प्रवेश को उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोई भी क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित किया हुआ है, तो उसमें किसी बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि उनकी जो संस्कृति, भाषा और रिवाज है और जनजातीय प्रावधानों के तहत क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। 19(1)D के अंदर इस बात को उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी थी कि वेश्या की जो संचरण का अधिकार है उसको क्या है, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध किया जा सकता है। अब ये संचरण की स्वतंत्रता के भी दो भाग है, एक तो होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। तो आंतरिक तो क्या देश में निर्बाध संचरण की बात बोली गई है, दूसरा होता है बाह्य। तो बाह्य क्या, देश के बाहर घूमने के अधिकार की बात बोली गई है और देश में वापस आने का अधिकार भी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 19 क्या पहले भाग की रक्षा करता था, परंतु दूसरे भाग को आर्टिकल 21 यानी प्राण और देश स्वतंत्रता के अधिकार की भी क्या करता है, व्याख्याता करता है। आर्टिकल 21 क्या हमारे पास में जीवन जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ की बात बोली गई है। इसके बाद में आर्टिकल 19(1)(5) यानी निवास करने का अधिकार। तो देश के किसी भी नागरिक को देश के अंदर किसी भी हिस्से में क्या है, बसने का अधिकार प्राप्त है। इसके भी दो भाग है हमारे पास में। तो सबसे पहले देश के किसी भी हिस्से में रहने का भाग, मतलब अस्थायी रूप से रहना, ना कि परमानेंट रूप से रहना, ठीक है। किसी आप कार्य से गए या फिर आपको आपकी जो वहाँ पर लगे तो क्या वो भी अस्थायी रूप से अंदर ही माना जाएगा आपके पास में। इसके बाद हमारे पास में देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, मतलब आप वहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए, वहाँ पर आपने घर बना लिया, वहाँ पर ही आपने आपका रोजगार चालू कर लिया, यानी जीवन यापन का अधिकार, ठीक है। इसके बाद यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने के आंतरिक अवरोधों को क्या करता है, समाप्त करता है। आंतरिक अवरोध अर्थात पहले प्रतिबंध लगाओ कि आप इस देश के इस राज्य के अंदर निवास नहीं कर सकते, तो उन सब क्या अवरोधों को समाप्त करता है। और ये राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है, राष्ट्रवाद यानी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं कर सकता, यानी छोटी सोच की मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता है। और राज्य इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात राज्य को भी अधिकार प्रदान है कि जितने भी अनुच्छेद, जितने भी मौलिक अधिकार है उन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, अगर या तो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा हो, ठीक है, दूसरा आम लोगों के हित के अंदर कोई सुरक्षा का खतरा दिखे और अनुसूचित जनजाति के हितों के अंदर की बात बोली गई है। इसमें हमारे पास में आता है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19(1)G है, जबकि आएगा आर्टिकल 19(1)F के अंदर आएगा ये हमारे पास में, ठीक है। वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, इसलिए ये वाला जोड़ा है हमने। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने
पेशा और व्यापार शुरू करने का क्या है, अधिकार दिया गया है हमारे पास में। मतलब कोई भी अधिकार है कि किसी भी प्रकार का व्यापार आप कर सकते हो, चाहे आप दुकान डालो, चाहे आप किसी भी अन्य कंपनी को खोलो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास बोला गया है कि राज्य सार्वजनिक हित के अंदर इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्या क्या कारण है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है वो, कि भाई अगर ये आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर आगे आप ये कारोबार कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग पर अपना एकाधिकार रखता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्ति या राज्यों के लिए अपने एकाधिकार को न्यायिक ठहराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में इसके अंदर कोई भी अनैतिक कृत्य शामिल नहीं होता है, ठीक है। पहली बात क्या, महिला या बच्चों का दुरुपयोग आप इसके अंदर नहीं कर सकते। दूसरी बात, खतरनाक जो व्यवसाय, मतलब जैसे औषधीय, विस्फोटक सामग्री, फटाके या फिर कोई भी दूसरे केमिकल्स का आप इसके अंदर कारोबार नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात बोली, राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है और इनके संचालन के लिए लाइसेंस की जो अनिवार्य है उसको भी समाप्त कर सकता है, ठीक है। ये बात इसके अंदर बोली गई है। फिर हमारे पास में आता है अगला जो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या देखा था हमने, दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण को देखा था, ठीक है। क्या आर्टिकल 20, दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण। तो ये अभी हम इसके आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं कि दो सिद्धि के अपराध में संरक्षण क्या है। तो आर्टिकल 21 ये कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी और परिषद का क्या है, कानूनी व्यक्ति है, तो उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से वो क्या है, संरक्षण प्रदान कर सकता है। सबसे पहले क्या, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है, मतलब जिस दिन सजा मिली है तो आप जिस दिन सजा मिले उसी दिन के अनुसार जो कानून लागू है आप उसी अनुसार सजा दे सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले का कोई कानून के अनुसार सजा दोगे या आने वाले टाइम पे कोई कानून बनाए तो उसके अनुसार सजा नहीं मिल सकती है। जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन जो सजा फैसला सुनाया गया उसी के अनुसार सजा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद किसी कथित अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध ठहराया नहीं जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्तित विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, ठीक है। ये वही है जो मैंने आपको भी बोल के समझाया। इसके बाद उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्तित विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। मतलब बोला कि इस पहले आपको इस केस के लिए 10 साल की सजा थी, परंतु कोई नया कानून बन गया उसके अंदर बोला कि अगर आप ये दंडनीय अपराध करोगे तो आपको इसके लिए 15 साल की सजा होगी। तो सजा तो आपको 10 साल की होगी, नहीं कि नया कानून आने के बाद में आपको वापस से वो सजा डबल की जाएगी, नहीं। जो पुराने कानून में जिस समय के अंदर आपको जो सजा सुनाई गई थी वही सजा निरंतर रूप से चालू रहेगी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात बोली गई है। तो आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। किसके अनुसार बोली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा बात बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। द्वारा प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा की बात बोली गई है। प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा की बात बोली गई है। आज हम 2 ही आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। एक तो हमने क्या देखा है, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा हम शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 24 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक केस आया था हमारे पास में गोपालन, AK गोपालन केस कब हुआ था, 1950 के अंदर हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर व्याख्या की और उसके बाद में कितनी व्याख्या, सिर्फ संकीर्ण व्याख्या, पूरा उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया। परंतु 1978 में होता मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस क्या हुआ था, मेनका गांधी को कहा जाना था, फॉरेन के अंदर जाना था, तो गवर्नमेंट ने क्या उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उनको बाहर जाने का अधिकार प्रदान नहीं किया था। तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करी थी कि आर्टिकल 21 क्या है, उनका मौलिक अधिकार है, अर्थात जीवन का अधिकार। तो फिर उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो क्या था कि उन्होंने जो अपना फैसला है उसको ये बोला गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल कार्यपालिका के मनमानी के विरुद्ध नहीं होगा बल्कि विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी उपलब्ध होगा। और न्यायालय के अंदर प्राण की स्वतंत्रता की जो बात बोली गई है वो ये बोला है कि केवल शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय सम्मान से क्या है, संबंधित सभी पहलू सम्मिलित होते हैं अपने पास में। इसके अंदर ये बात बोली है। फिर इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार, जो मैंने आपको आर्टिकल 21A बताया था। ये देख लो 86th अमेंडमेंट लिखा हुआ है 2002 के द्वारा। किसके द्वारा, 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये बात जोड़ी गई थी हमारे पास में। 21A क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये किसके अंदर आया हमारे पास में, आर्टिकल 21A के अंदर हमारे पास में आया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A ये रहा, देखो 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का और 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा की बात बोली गई है हमारे पास में,
ठीक है। इस संशोधन से पहले संविधान के भाग 4 के अंदर हमने देखा था आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 मैंने आपको बोला उसके लिए क्या है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। पर वो क्या था, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर वो बात बोली गई है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के अंदर की बात इसके अंदर बोली जा रही है। और इसके अंदर जो हमारे पास में मूल कर्तव्य हमारा 51, तो उसके अंदर जो लास्ट के अंदर जो बात जोड़ी गई है वो ये मूल कर्तव्य के अंदर जोड़ी जाएगी, प्रत्येक नागरिक 6 से 14 वर्ष तक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएगा। इसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्राथमिक शिक्षा को जीवन का अधिकार का भाग माना था कि प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन क्या है, जीवन के अधिकार का भाग है। इसके बाद आता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण यानी आर्टिकल 22। गिरफ्तारी से संरक्षण किस प्रकार से हमें देखने को मिल सकता है। हिरासत क्या होती है, एक तो 2 प्रकार की होती है, एक तो दंड विषयक और एक निवारक निरोध। प्रिवेंटिव डिटेंशन, महबूबा मुफ्ती का नाम आपने सुना होगा, उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको किसके अंदर रखा था, निवारक निरोध के अंदर यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उनको रखा गया था। ठीक है। फिर इसके बाद साधारण गिरफ्तारी की दशा में क्या क्या अधिकार है, तो गिरफ्तारी के आधार पर सूचना पाने का अधिकार है। भाई आपने गिरफ्तार किस आधार पर किया है, तो उस सूचना का भी अधिकार आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या वकील से परामर्श का अधिकार भी है, अर्थात जमानत का अधिकार। आपको पता तो कि किस कानून के अंतर्गत आपको ये सजा गिरफ्तारी किया गया है। इसके बाद में हमारे पास 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो आपके पास में कोई भी न्यायालय कोई भी कोर्ट है तो उसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करने का होगा। ठीक है, समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा हमारे पास में। ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास अगली बात बोली है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आप 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार है। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति देगा तो आप 24 घंटे के बाद ही उसको अपनी हिरासत में रख सकते हैं, अन्यथा आपको उसे बरी करना होगा। ठीक है। इसके बाद यह संरक्षण क्या है, विदेशी व्यक्ति और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है। निवारक निरोध यानी क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी अपन ने देखा था, और विदेशी व्यक्ति के अंतर्गत ये लागू नहीं होगा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए लागू है। इसके बाद निवारक निरोध के संबंध में क्या होता है, तो आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट क्या है, निवारक निरोध है हमारे पास में। तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, पहली बात कि व्यक्ति की जो हिरासत है वो 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकते आप। जो हिरासत है 3 महीने से ज़्यादा आपको हिरासत में रखने का अधिकार नहीं होता है, इसके जब तक कि क्या है सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति नहीं दे देता है। इसके बाद निरोध का अधिकार संबंध व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। भाई आपने उसको किस सजा किस दशा में गिरफ्तार किया है, क्या उसने जुर्म कराया है, तो वो भी बताए जाने का उसको क्या है अधिकार है। निरोध यानी गिरफ्तार व्यक्ति। इसके बाद में निरुद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध आदेश के खिलाफ प्रतिवेदन देने का अधिकार है। ठीक है। निरुद्ध व्यक्ति, आपने व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो उसके खिलाफ जो गिरफ्तारी का आदेश निकला है तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, प्रतिवेदन जारी कर सकता है, यानी याचिका दायर करने का भी अधिकार उसको दिया गया हमारे पास में। फिर इसके बाद कौन कौन से कानून, ये कानूनों की पूरी एक लिस्ट है। ठीक है। अब मिलान के अंदर पूछ लिया जाता है इनको, आप कोई भी आरपीएससी का पेपर दोगे तो उसके अंदर क्या अधिनियम दे देगा, उसके साल पूछ लेगा आपको, या ईयर दे देगा, उसके अंदर से साल पूछ लेगा कि कितने युग में सुमेलित है ये बताओ, या फिर मिलान के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो निवारक निरोध अधिनियम आया था 1950। अभी अपन ने देखा 1950 में आया था AK गोपालन केस, उसके अंदर जीवन जीने के अधिकार का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था वो बहुत ही संकीर्ण था। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 और 1978 में इसको समाप्त कर दिया था। 1978 में क्या होता है, 44th अमेंडमेंट, याद है 44th अमेंडमेंट। ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31C में था उसको हमने किसमें ऐड कर दिया था, 300A के अंदर भाग 12 के अंदर उल्लेख देखने को मिला था हमको उसका। इसके बाद आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम, कब बनाई है, 1974 के अंदर हमारे पास में बना था। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंदर। 1980 में एक नियम हो रहा था वन संरक्षण अधिनियम, और जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर वो भी कब बना था, 1980 के अंदर बना था, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये बात बोली गई। इसके बाद आवश्यक वस्तु आपूर्ति और चोर बाजारी निवारण अधिनियम कब, 1980 के अंदर। फिर आतंकवादी टेररिस्ट वाली टाडा जो लगता है, आपने संजय दत्त की मूवी देखी होगी संजू बाबा, तो उसके अंदर जो टाडा एक्ट उन पर लगा था वो ये वाला ही एक्ट था 1985 के अंदर जो एक्ट लगा था। उसके बाद स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988। इसके बाद आतंकवाद निवारण अधिनियम कोटा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, इसको 2004 के अंदर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था हमारे पास में। फिर गैर कानूनी गतिविधियां जो रोकथाम अधिनियम यानी UAPA वो कब, 1967 के अंदर। फिर इसको बार बार संशोधित किया गया, कब, 4 साल के गैप में, 2004 में, 2008 में, 2012 के अंदर और 2019 में इसको संशोधित किया गया था हमारे पास में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23
तो हमारे पास पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया आर्टिकल 22 तक, तो ये क्या आता है हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार तक। फिर हम जो तीसरा पढ़ रहे इसके अंदर वो है हमारे पास में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध क्या बोला है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकार पर भी क्या लगा सकता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार यानी होती है जो तस्करी की जाती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या है, प्रतिबंध है। उसके अलावा बलात् श्रम, जो बेगार व्यवस्था आप देखते हैं कि किसी मजदूर को खरीद कर उससे बेगारी करवाना, तो उसकी भी क्या इसके अंदर निषेध किया गया है, ठीक है। और ये अधिकार नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए ही प्रदान किया जाता है हमारे पास में। अब क्या क्या शामिल है देखो, पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद फरोख्त, महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार अर्थात जो तस्करी की जाती है उसका क्या है, दुर्व्यापार है, और इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल होगी। और देवदासी प्रथा, जो दास बनाकर रखने की प्रथा थी पहले, वो भी क्या है इसके अंदर की बात बोली गई है। इसके बाद आता है बेगार का अभिप्राय। तो बिना पारिश्रम यानी बेगारी करवाना, ना तो आप उसको वेतन प्रदान करेंगे ना आप उसके खिलाफ कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, तो क्या होता है बिना पारिश्रमिक के काम करना। और एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत धनी व्यक्ति गरीबों को क्या है बिना भुगतान कार्य करवाते थे। तो आर्टिकल 23 के अंदर ये बोला गया कि बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है और बलात् श्रम पर भी रोक लगाने की बात करता है, ठीक है। बलात् श्रम क्या होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती कार्य करवाना, ये क्या होता है बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। इसके अंदर क्या होता है, आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता होती है, यानी न्यूनतम मजदूरी पर भी आप काम करवाते हो उससे। फिर इस संबंध में एक अधिनियम बनाया गया, बंधुआ मजदूरी अधिनियम। तो ये कब बनाया था, 1976 के अंदर बनाया था अपने पास में। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए 1948 में। तो बंधुआ मजदूरी का साल तो है 1976, न्यूनतम मजदूरी का है 1948, और ठेका हमारे पास में है, ठेका श्रमिक अधिनियम है 1970 के अंदर, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। याद रखना, दो है 1976 में, एक तो बंधुआ मजदूरी और एक समान पारिश्रमिक अधिनियम। फिर आर्टिकल 23 के अंदर इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। अब अपवाद क्या है कि ये राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा यानी सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है हमारे पास में, जिसके लिए वो दंड देने को बाध्य नहीं होगा। अर्थात राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है जिनकी जरूरत सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा दोनों के अंदर होगी, परंतु राज्य उनके लिए कोई भी भुगतान प्रदान नहीं करेगा। और इस प्रकार की सेवा में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं होगी। आर्टिकल 15 इसके अंदर उपयोग में नहीं लिया जाएगा। यही आर्टिकल 15 है हमारे पास में, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव की बात, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट 23 तक पढ़ा था आज। तो क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात हमने करी, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। भाग 3 है हमारे पास में, अमेरिका से हमने इसको ग्रहण किया, ये न्यायोचित होते। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। 6 प्रकार के अधिकारों की बात हमने देखी, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा हमारे पास में जो अधिकार आता है वो है हमारे पास में शोषण विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 की बात बोली गई है। फिर इसके बाद हमारे पास में जो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 की बात बोली गई है। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29 से 30। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है। फिर इसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार जो 31C के अंदर जोड़ा था, परंतु 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसे हटाकर खा जोड़ दिया आर्टिकल 300A में, जो भाग 12 के अंदर हमें इसको देखने को मिला था। ये देखो ये रहा। फिर इसके बाद हमने चालू करा था पढ़ना आज जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमने एक बार कंप्लीट आर्टिकल सीखे थे। तो आर्टिकल 14 तो हमारे पास क्या था, विधि के समक्ष क्षमता। फिर इसके बाद आर्टिकल 15 है हमारे पास धर्म, जाति, भेदभाव आदि का निषेध जो हमने कल पढ़ा था। आर्टिकल 16 मेरे पास में लोक नियोजन में अवसर की समता। फिर इसके बाद में आर्टिकल 17 हमने कल देखा छुआछूत का अंत। इसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत हमने देखा था। फिर इसके बाद में हमने देखा स्वतंत्रता के क्या क्या अधिकार है। तो आर्टिकल 19 है मेरे पास में प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 है 2 सिद्धि के अपराध में संरक्षण। 21 है जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 22 है हमारे पास में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 23 है बलात् श्रम। और आर्टिकल 24 में हमारे पास कारखानों के अंदर जो मानव श्रम कराया जाता है उसके खिलाफ अधिकार है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर 21A हमने जो जोड़ा वो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमने जोड़ा था।
ठीक है। फिर हमने क्या देखा, 6 अधिकारों की रक्षा। 19 क्या है, प्रेस एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा है अबाध संचरण का अधिकार हमारे पास में। पांचवा है किसी भी देश के भाग के अंदर निवास और घूमने का अधिकार। और छठा हमारे पास है व्यापार या कारोबार वृत्ति का अधिकार की बात हमारे पास में बोली गई है, ठीक है। इसके बाद सहकारी समिति किस अमेंडमेंट के द्वारा, 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया। आर्टिकल 243 की जो बात की बात बोली गई है, ZH और ZT की बात इसके अंदर बोली गई है। पहले मैं लिखना भूल गया था इसको, ठीक है, तो वो जोड़ा गया है और पार्ट 9 भी इसके अंदर कंप्लीट जोड़ दिया हमने। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये तो हमने पहले ही देख लिया 1978 में बार बार, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास राज्य किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकता है, 6 जो स्वतंत्रता ये दे रखी थी, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता की बात बोली गई है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापन की क्या है स्वतंत्रता दे रखी है हमारे पास में। इसके बाद है सरकारी गतिविधियों की जानकारी रखने का अधिकार, शांति का अधिकार और अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार की बात बोली गई है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 19(1)(b) की बात बोली गई है। तो राज्य कब इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, जब राष्ट्र भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो, सार्वजनिक आदेश की अवमानना हो हमारे पास में, और आईपीसी की धारा के तहत न्यायाधीश क्या है किसी भी व्यवधान के खतरे को रोक सकता है। जब क्या लगे उसको कि मानव के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा है, सार्वजनिक जीवन के अंदर क्या रहा है व्यवधान आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में अगली जो चीज़ दे रखी कि गैर कानूनी कब घोषित कर सकता है कोई भी संगठन, जब वो क्या है किसी कानूनी प्रक्रिया के अवरोध को उत्पन्न करे, कुछ लोगों की संपत्ति पर क्या हो बलपूर्वक कब्जा हो हमारे पास में, और किसी आपराधिक कार्य पर क्या हो चर्चा दे रखी हो। फिर इसके बाद में हमने देखा था संगम और संघ बनाने का अधिकार। तो कौन कौन शामिल है, कंपनी शामिल है, साझा फर्म शामिल है, समितियां, क्लब, संगठन और व्यापार संगठन बनाने का अधिकार की बात बोली गई है। इसके अलावा इस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है, जब भारत की एकता एवं संप्रभुता को क्या हो खतरा हो हमारे पास में, सार्वजनिक आदेश की अवमानना हो और नैतिकता की बात इसके अंदर बोली गई है। फिर डी अबाध संचरण का अधिकार का प्रतिबंध लगा सकते हैं जब आम लोगों के हित के अंदर ये बात बोली नहीं गई हो और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हित की बात बोली गई हो। क्योंकि क्या होता है अनुसूचित जनजाति के संस्कृति अलग होती है, भाषा अलग होती है, रिवाज अलग होती है, तो उसके आधार पर क्या उनके जो एरिया रहता है उनका, तो उस पर जाने पर क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी थी कि देश के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध किया जा सकता है। दो, एक तो आंतरिक यानी देश में निर्बाध संचरण, और एक बाह्य यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार और वापस क्या देश में आने का अधिकार, ठीक है। फिर 2 केस हमने देखे थे, एक तो AK गोपालन केस की बात बोली थी हमने, और AK गोपालन केस के बाद में हमने एक क्या केस देखा था, मेनका गांधी केस 1978 के अंदर हमने देखा था। फिर इसके बाद में 19(1)(e) की बात बोली निवास का अधिकार। तो 2 हिस्सों में, एक तो अस्थायी रूप से रहना, मतलब किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है, ना परमानेंट नहीं टेम्परेरी। फिर उसके बाद एक किसी भी स्थान पर बस जाने का अधिकार, तो वो आता है हमारे पास में ये 19(1)(e) के अंदर 2 की बात बोली गई है हमारे पास में। और ये क्या है देश की राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करते हैं और संकीर्ण मानसिकता को समाप्त करते हैं। इस पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लग सकते हैं, तो आम लोगों के हित में अगर ना हो और अनुसूचित जनजातियों के हित में। फिर व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता आती है हमारे पास में, तो क्या कब लगा सकता है इस पर प्रतिबंध, या तो किसी पेशे व्यवसाय के लिए पेशेगत और तकनीकी योग्यता को जरूरी है ठहराता है, ठीक है। इसके बाद किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी रखने का अधिकार। इसके बाद में हमारे पास में आता है कोई भी अनैतिक कृत्य शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे क्या कि महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग की बात बोली गई है। फिर हानिकारक जो खतरनाक विस्फोटक दवाई है उनका उपयोग ना किया जाए, ना फटाकों की बात इसके अंदर बोली गई है। और राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध भी लगा सकता है और इसके लिए संचालन की लाइसेंस की अनिवार्यता भी कर सकता है कि अगर आप इसे संचालन कर रहे हैं इस कंपनी का, तो आपके लिए इसके लिए क्या है लाइसेंस अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास बोला गया 2 सिद्धि के अपराध में संरक्षण, आर्टिकल 20 की बात बोली गई है। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून लागू नहीं होगा और किसी भी कथित अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि कार्य करने के समय अपराध के रूप में आरोपित हो और किसी प्रवर्तित विधि का क्या हो अतिक्रमण नहीं किया हो। इसके बाद उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा और अपराध किए जाने के समय प्रतिवर्तित विधि के अधीन आरोपित किया जाएगा। प्राण एवं देह स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 की बात बोली है, ये रहा 21। फिर गोपालन केस के अंदर तो पहले संकीर्ण निर्णय था, उसके बाद में मेनका गांधी के अंदर क्या इसकी पूरी उन्होंने क्या कर दिया, इसको विस्तृत रूप से कर दिया। क्या विस्तृत रूप से करा कि शारीरिक बंधनों तो की सीमित नहीं है, इसमें क्या है मानवीय सम्मान से संबंधित सभी पहलू शामिल की भी बात इसके अंदर बोली गई है। और विधि द्वारा स्थापित शासन है प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात इसके अंदर बोली गई है। फिर इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार जो 21A में हमने देख लिया 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की उम्र को क्या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 21A जोड़ा, 45 आर्टिकल के अंदर हमने इसमें अमेंडमेंट करा था और एक हमारे पास में मूल कर्तव्य के अंदर इसको जोड़ा गया था,
ठीक है। और इसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा को क्या जीवन का अधिकार माना था। फिर इसके बाद आता है गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार, जो आर्टिकल 22 है हमारे पास में। दो प्रकार के होते हैं, एक तो दंड विषयक और एक तो निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैंने आपको उदाहरण दिया था जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई थी तो क्या महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को क्या रखा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उन्होंने रखा था, ठीक है। इसके बाद आते साधारण गिरफ्तारी की दशा में अधिकार क्या क्या है। भाई आप गिरफ्तार कर रहे हो तो किस आधार पर कर रहे हो उसकी सूचना पाने का अधिकार भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपको वकील से परामर्श का अधिकार भी प्रस्तुत किया गया है। 24 घंटे के भीतर अगर आपको गिरफ्तार किया तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा आप हिरासत में नहीं रख सकते हो, ठीक है। और इसके अंतर्गत विदेशी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। फिर हमने जो मेन थे इनके देखे थे कौन कौन से ईयर के अंदर, जैसे टाडा देखा था हमने, ठीक है। टाडा कब है 1985 के अंदर, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में 1971 में, इसको तो समाप्त कर दिया 1978 के अंदर। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में। ऐसे ही आर्टिकल दे रखे, हम PDF डलवा देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम पर क्या प्रतिबंध लगाता है। मानव दुर्व्यापार यानी महिला और बच्चों की तस्करी की बात बोली गई है, ठीक है। और बेगाश्रम, बलाश्रम यानी बेगाश्रम अर्थात बिना वेतन भुगतान के बिना उनका उपयोग करना और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाना, उनकी इच्छा के विरुद्ध की बात बोली गई है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत उल्लंघन कानून के अनुसार ये क्या होगा, दंडनीय होगा। और ये अधिकार नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों को समान रूप से प्राप्त होगा। इसके बाद में हमारे पास क्या बोला गया है कि कौन कौन से शब्द आते हैं, तो पुरुष, महिला और बच्चों की वस्तु के समान खरीद फरोख्त, वही अनैतिक व्यापार यानी दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति भी शामिल होती है। और दासी प्रथा की बात बोली गई है, ठीक है। इसके बाद में बेगार का अर्थ क्या है, बिना पारिश्रमिक के काम कराना, वही वेतन के बिना काम करवाना और अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, यही बात, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम में लेना, ठीक है। इसके बाद में इसके लिए अलग अलग अधिनियम बनाए, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 और समान पारिश्रमिक अधिनियम भी 1976 में। ठेका अधिनियम कब बनाया था, 1970 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंदर बनाया। आर्टिकल 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है कि राज्य ये प्रदान कर सकता है कि जब उसको आवश्यकता लगी कि इन व्यक्ति को सैन्य सेवा में शामिल करना है, सामाजिक सेवा में शामिल करना है, तो उसके लिए कोई भी उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इस प्रकार की सेवा में राज्य को धर्म, जातीय वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट कहाँ तक पढ़ लिया, आर्टिकल 23 तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम जो कल पढ़ेंगे हमारे पास में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 25 से 28, अल्पसंख्यक अधिकार जो 29 से 30 दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 की कितने प्रकार की रीट जारी करता है, वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, वो हम कल देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो लास्ट बच रहा है कल ख़त्म कर देंगे हम मूल अधिकार को। ओके, थैंक यू सो मच।